बेसिकली आज का हमारा जो सेशन है वो हमारा है ब्लेजर सर्वर पे है। बेसिकली ब्लेजर सर्वर का पहले भी इंट्रो राम भाई दे चुके हैं दफ़ा। तो बेसिकली अब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं बेसिक जो हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ब्लेजर सर्वर है बेसिकली ASP.NET का बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग जो ब्लेजर के वैसे जो मेन तौर पे जो आमतौर पे दो बेसिकली ब्लेजर के फ्रेमवर्क्स हैं, एक तो ब्लेजर सर्वर है और एक जो है हमारा ब्लेजर वेब असेंबलीज है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लेजर सर्वर हमारा, जिससे बेसिकली सेपरेटली एक ये हमारा पास फ्रेमवर्क है। ठीक है। इसमें ये है कि हम लोग इसमें डॉट नेट को यूज़ करते हैं और हम लोग क्लाइंट साइड वेबसाइट बना सकते हैं। ब्राउजर जो भी हम लोग जिस तरह की वेबसाइट हम लोग नॉर्मली बना रहे होते हैं वो हर तरह की वेबसाइट वो जिस तरह की भी हम लोग फ्रेमवर्क पे चाहें इसको फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए इंटरैक्टिव वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट को एक तरह से हम लोग स्किप कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हमें ब्लेजर जो है हमें ये चीज़ फराहम करता है कि हम लोग C# को यूज़ करते हुए क्लाइंट साइड पे भी लॉजिक लिख सकें अपनी और सर्वर साइड पे भी लॉजिक लिख सकें। तो C# अब जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट नहीं आती या जो लोग जावास्क्रिप्ट जिनको कम आती है थोड़ी, या वो चाहते ही नहीं है कि हम कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक तरह का बेनिफिट एक तरह का ये भी है कि वो एक ही लैंग्वेज जो कि C# है उसको यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है। अब C# जो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं वो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पे है। ठीक है। वो जो कि डॉट नेट हमें दे रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें जो यूआईज हमारे पास हैं, जो वो बेसिकली नॉर्मल जिस तरह की HTML होती है उस पर ही लिखते हैं हम लोग, और CSS वगैरह जो है जैसे कि हम लोग दूसरे किसी भी ASP.NET कोर में या ASP.NEट MVC में इस्तेमाल कर रहे होते थे, जैसे कि HTML यूज़ करते हुए जिस HTML यूज़ कर रहे थे उसमें इसमें भी हम लोग इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली मोबाइल मोबाइल ब्राउजर मोबाइल साइट भी रिस्पॉन्सिव होती है हमारे पास। मतलब ब्लेजर जो हमारे पास ऐप है ये दोनों तरह से हर स्क्रीन रेजोल्यूशन पे चल सकती है। तो और सबसे अच्छा इसका फ़ायदा ये है हमारे पास कि ये जो है आजकल जैसे कि लेटेस्ट हमारे पास होस्टिंग ये डॉकर है और जितने भी दूसरे लिनक्स हो गई हमारे पास और जितने भी हमारे पास सर्वर्स हैं उन सब पे ये डिप्लॉयमेंट इसकी हो सकती है बड़े आराम से। हम लोग भी बेसिकली अभी अपने पास करंटली भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जो कि बेसिकली लिनक्स बेस्ड है और वहाँ पे परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये बेसिकली इसका छोटा सा वो था। अब इसके बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसकी अब डिटेल थोड़ी सी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से काम करती है और क्या क्या चीज़ें जिस तरह से यूज़ करते हुए ये एप्लीकेशन चलती है, जिस तरह कंपाइल होती है वो हम चीज़ें पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट क्या क्या है वो हम देखते हैं ज़रा। सही। अ, सबसे पहले तो बेसिकली ये है कि ये जो ब्राउज़र और जो सर्वर का रिलेशन बेसिकली इसने बनाया होता है ब्लेजर सर्वर ने, बेसिकली वो बेसिक चल रहा होता है सिग्नल आर के बेस पे। और सिग्नल आर बेसिकली जो है रन टाइम पे रिस्पॉन्स भेजने के लिए काम आती है, जिस तरह के हम नॉर्मल यूज़ करते भी सिग्नल आर का। तो आपको जिस तरह के हम लोग एजेक्स की कॉल वगैरह लगा रहे होते थे कि एजेक्स की कॉल लगाते थे सर्वर के लिए, तो वो चीज़ समझने के इसमें एक तरह के समय पर है ही नहीं। बस हम लोग क्या करते हैं इस केस में, हमारे पास सिर्फ हम लोग जो भी हमारे पास सर्विस लिखी हुई है हमने क्लास है उसको सिर्फ उसका इंस्टेंस कॉल करते हैं और जस्ट उसका फंक्शन जो भी है हमने कुछ जैसा कि हम लोग कुछ यूज़र का डेटा मंगवाना चाह रहे हैं तो जस्ट यूज़र का डेटा का जो हमने फंक्शन लिखा है वो जस्ट हम लोग कॉल करते हैं और अपने पास हमारे पास वो डेटा जो है सिग्नल आर के थ्रू ब्राउज़र सर्वर से ब्राउज़र पे हमारे पास वो डेटा सारा आ जाता है। तो जब हम लोग उसको कंसोल में अगर कोई बंदा चाहे कि हम उसको कंसोल में देखो मैं किस तरह डेटा आ रहा है, तो बेसिकली पीछे आपको नज़र आएगा कि नेटवर्क की बेस कॉल जा रही होती है बकायदा, तो वो रिस्पॉन्स को लेके आती है। सबसे अच्छी आवाज़ इसकी एक ये भी है कि सिग्नल आर का जो ये हम लोग सिग्नल को यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि ब्लेजर यूज़ कर रहा है, तो मतलब ये डेटा की लिमिट इसमें कोई ऐसे नहीं है कि लिमिट हम जितना भी डेटा भी सर्वर से मंगा सकते हैं। कोई हमारे पास इस तरह का लिमिटेशन नहीं है कि छोटा डेटा ही मंगा सकते हैं हम लोग। तो ये है रन टाइम पे तो ये क्या कर रही है कि हमारे पास जो उसकी यूआईज हैं वो यूआई हम लोग क्या करते हैं, यूआई से कोशिश की हमने की ऑन क्लिक की हमने उन्हें मिसाल के तौर पे कोई फंक्शन इवेंट हमने कॉल किया, अब वो क्या करेगी बेसिकली जाएगी
सर्वर पे, और डॉम पे सर्वर से रिटर्न करेगी डॉम पे हमारे पास। वो डेटा हम लोग आराम से देख सकेंगे। तो ये भी इसमें हम लोग इस तरह से भी इस काम कर रही होती है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा है कि हमें कोई एचएस वगैरह, कोई एक्सटर्नल कोई पोस्ट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली जो हमारे पास ब्लेजर सर्वर जो पूरी हमारे पास फ्रेमवर्क खड़ा हुआ है ना, इसका जो बेसिकली प्रोजेक्ट स्टाइल, मतलब किस तरह से बिल्डिंग स्टाइल है इसका, तो ये बेसिकली जो है ना ब्लेजर कंपोनेंट्स पे हमारे पास पूरा आर्किटेक्चर खड़ा हुआ होता है हमारे पास। लेजर कंपोनेंट्स क्या है? लेजर लेजर बेसिकली हम लोग लेजर का हमारे पास एक हमारे पास एक्सटेंशन है। जैसे कि हमारे पास जिन लोगों ने ASP.NET MSc पे काम किया वो लोग जानते होंगे, जैसे हमारे पास कोई भी पेज हम क्रिएट करते थे तो वो उसकी एक्सटेंशन होती थी .cs HTML करके, तो उसके अंदर हम लोग लेजर का कोड लिख रहे होते थे अपना। तो ये क्या है बेसिकली, इसके अंदर भी बेसिकली वही चीज़ है ये, मगर ये क्या है, ये जैसे कंपोनेंट बनता है पूरा। अब वो कंपोनेंट्स, अब जैसे कि एग्जांपल में इसमें बताया हुआ हमने कि एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे इसका ना बताया हुआ कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट क्या है बेसिकली? कंपोनेंट बेसिकली एक पेज भी दो तरह से ट्रीट हो सकता है। कंपोनेंट एज अ पेज भी ट्रीट हो सकता है, एक कंपोनेंट एज एज अनदर एंटिटी भी यूज हो सकती है, मतलब उसका कुछ पेज भी है हमारे पास उसका इस्तेमाल, और एक कंपोनेंट अलग से, मतलब कोई छोटा काम कराना है, हमें एम्प्लॉय का डेटा अगर शो कराना है तो उसके लिए भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अब ये कंपोनेंट्स जो हमारे पास है ना, वो हम लोग पूरे प्रोजेक्ट में किसी लेवल पे भी हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? ये सिर्फ यूआई लेवल पे हम लोग, जहाँ जहाँ हम लोगों ने अपने यूआई रेंडर करवानी है, कोई कोई स्पेसिफिक, जैसे कि हमारे पार्शियल व्यू होते थे। अब पार्शियल व्यू हमें कहीं दिखाना होता था कि इस साइट पे कुछ हमें एम्प्लॉय की डिटेल दिखानी है, इस जगह पे हमें एम्प्लॉय की करंट कुछ और चीज़ें दिखानी है XYZ। तो ये, अब वो क्या होता है, कंपोनेंट्स हमारे पास फायदा क्या है? कंपोनेंट्स का फायदा हमारे पास ये एक अलग से हमारे पास रेंडर होते हैं, और सर्वर साइड पे हमारे पास ही कॉल होता है। तो हमारे पास क्लाइंट साइड पे हमारे पास कोई इस तरह का लैग भी नहीं आता, बिल्कुल आराम से हमारे पास ये यूआई अपडेट हो जाती है, यूजर को पता भी नहीं चलता। तो ये तो हमारे पास रेजर कंपोनेंट्स हैं। रेजर कंपोनेंट्स क्या कैसे बनते हैं, मैं आपको एक दवा दिखा सकता हूँ कि अगर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं अगर आपको पहले बताऊं कि किस तरह से इसका प्रोजेक्ट रेजर कंपोनेंट बनाने से पहले कि किस तरह से हम लोग जो है बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि मैं हम लोग जो है एकदम से दूसरी चीज़ों पे जाएं तो एक दफ़ा बता देंगे किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। न्यू प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग नॉर्मली, और वहाँ पे जब हम लोग सर्च आप कर रहे होंगे कि ब्लेजर सर्वर लिखेंगे, तो वहाँ पे टॉप पे आपके पास उस पर रिजल्ट जो भी फर्स्ट आ रहा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे ब्लेजर सर्वर का, और देन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो वो मैं करूँगी ना अभी यहाँ पे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है हमारे पास, नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट जो हमारे पुराने जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं उसको ही हमने आर्किटेक्चर में फॉलो किया है। एक नॉर्मल हमने अपना कॉमन क्लासेस बना दी है, अपने एक नेम वो बना दिया, हमारा लाइब्रेरी हमने एक डेटा की लाइब्रेरी हमने बना दी अपने पास, और एक वेब का प्रोजेक्ट है हमारे पास बेसिकली जो है ब्लेजर सर्वर का जो हमारे पास फ्रेमवर्क है, ये वो है। अब इसमें हमारे पास जिस तरह का आर्किटेक्चर है वो .NET कोर वाला ही आर्किटेक्चर इसमें फॉलो कर रहे हैं ये लोग। इसमें क्या है, इस तरह के रूट के अंदर हमारे पास इमेजेस और CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह हम लोग यहाँ पे रखते हैं अपनी नॉर्मली। इसके अलावा इसके अंदर कंट्रोलर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, मगर हमारे केस में भी कंट्रोलर नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसको इस केस को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर बेसिकली जब हमें ये प्रोजेक्ट बनता है, नज़र आता है बना हुआ, जब हम क्रिएट कर चुके होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली हम देखते हैं कि पेजेस होते हैं, यहाँ पेजेस आ रहे होते हैं। अब पेजेस बेसिकली क्या है, पेजेस बेसिकली लेजर पेजेस हैं। अब ये हम लोग अगर इसको देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लॉगिन के अंदर हम लोग जैसे कि नज़र आ रहा है फॉरवर्ड पासवर्ड डॉट रेजर, ये बेसिकली रेजर है, ये हमने कंपोनेंट ही बनाया है, मगर हम इसको एज अ जो है अपने पास एक पेज भी क्रिएट करना है। पेज अगर हमें किसी कंपोनेंट में अगर हमें पेज बनाना हो तो उसके लिए बहुत आसान सा उन्होंने एक हमें तरीका दे दिया है। हम एक जस्ट पेज का कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे टॉप पे, और उसका नाम बता देते हैं कि भाई ये हमारा जो है ना ये पेज है हमारा। तो जब भी फिर आप इस पेज कभी जब आप अपनी ऐप चलाते हैं और ब्राउजर पे जाके इस पर्टिकुलर URL को हिट करेंगे तो आपके पास यही कंपोनेंट जो है स्क्रीन पे रेंडर हुआ नजर आ रहा होगा आपको।
ठीक है, एक तो ये होगा, ये बेसिकली हमें बताया जैसे कि हमारे पास ये पेजेस हैं इसके अंदर फिर जैसे हमने नॉर्मली शेड का हमारे पास एक फोल्डर होता है जिसके अंदर लेआउट हमने डिफाइन करा होता है, तो इसके अंदर भी इस तरह से ही है। इसके अंदर एक एम्प्टी लेआउट का भी होता है कि अगर आप यूजर कोई एक लेआउट ऐसा आपको यूज करना है जिसमें आप कुछ दिखाना नहीं चाह रहे उसको, तो वो बेसिकली ये एज अ बेस एम्प्टी लेआउट हमारे पास होता है। तो इसी तरह से आप जैसा कि हम लोग पार्शल भी बनाते हैं नॉर्मल एसपी डॉट नेट एमवीसी प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि फूटर होता है, हेडर है, हमारे पास नैप बार हो गई और दूसरे पेजेस हो गए। तो इस तरह के शेड के अंदर हम लोग यहाँ पे इस केस में हम लोग रेजर के हम लोग वो बनाते हैं कंपोनेंट्स, जैसे कि इस केस में हमारा फूटर कंपोनेंट है और हमारे पास स्नैप बार कंपोनेंट है। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट बनाते रहते हैं और जहाँ हमें कॉल कराने होते हैं कंपोनेंट्स को हम लोग कॉल करा लेते हैं इजीली। सही। इसके अलावा इसके अंदर एक मेन लेआउट भी होता है। मेन लेआउट इसके हमारे केस में इस केस में ये है कि जिस तरह के हमारे पास शेड के अंदर नॉर्मली एस पी डॉट नेट एमबीसी के अंदर हमारे पास लेआउट होता है जिसके बेसिकली जो मास्टर मास्टर हमारे पास होता है, जैसे से मास्टर पेज कह सकते हैं, इसके अंदर सारे चीज़ हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि भाई इस पेज के थ्रू बाकी पेजेस नजर आएंगे। और ये देख रहे हैं कि आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेडर का मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ था, बहुत ईजिली मैं यहाँ पे अपने जो भी मेरे पास नेम स्पेस है उसमें मैं इसका नाम यहाँ दूंगा और जो भी कंपोनेंट मेरे पास बना हुआ है वहाँ मैंने दिया, और तो ये यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट ये रेंडर हो जाएगा। ये अपने पास जब भी खुलता है तो बेसिकली ये बहुत ही अपने ये एक अपना इंस्टेंस ही बना रहा होता है, तो इस पेज पे तो उसका कोई लोड ऐसे नहीं आता। और जिस तरह फिर आप दूसरे अगर इसके अलावा मल्टीपल जितने भी हम लोग कराना चाह रहे हैं लोड कंपोनेंट्स, वो जैसे फूटर है हमारे केस में और टोस्ट के हमारे केस में, तो हम लोग वहाँ पे कराते रहते हैं इस तरह से। ये हमारे पास रिमाइंडर के मेन लेआउट है। सही। एक इसके अलावा जो है हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोगों ने आर्किटेक्चर को जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि कंपोनेंट जितने भी जो समझ लें एक तरह के हमारे हेल्पिंग कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे पेजेस नहीं है बेसिकली, जो हमारे हेल्पिंग कंपोनेंट्स हैं वो हम एक अलग से हमने एक फोल्डर बना लिया है यहाँ पे यूजर कंपोनेंट के नाम से, जो भी फिर हम इनको रीयूज कर सकते हैं किसी जगह भी। जैसे कि आपको कोई पॉपअप दिखाना है, अब पॉपअप के लिए अब मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना के रख लिया है। अब जहाँ भी मुझे जहाँ भी मुझे ये पॉपअप शो कराना है, बस मैं यहाँ जाऊँगा और लिखूँगा यहाँ जाके मैं इस तरह से लिखूँगा पॉपअप की क्लास दूंगा अपने पास और वो बस वो मेरे पास वहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मैं किसी तरह से भी रीयूज कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। और इस हमारे केस में हमने काफ़ी सारे चीज़ें करी हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हमने इनको यूज़ करा है। तो इसी तरह से इसमें स्टार्टअप है हमारे पास। स्टार्टअप के अंदर जैसे डॉट नेट कोर ने वो दिया है कि आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपकी डेटाबेस सर्विस है, किसी तरह की कोई और सर्विस है आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी सर्विसेज हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं अपने पास, और इस तरह से ही हम लोग फिर इनको यूज़ कर सकते हैं किसी जगह पर भी। तो ये तो बेसिकली हमारे पास सिंपल सा एक इसका आर्किटेक्चर है कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है बिल्ड हुआ है। तो वो नॉर्मली प्रोजेक्ट की तरह ही हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, जैसे कि एस पी डॉट नेट एमवीसी में यूज़ करते थे हम लोग, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सर्विसेज भी अलग से रिपोजिटरी पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, मगर हमारे केस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो इसके अलावा हम लोग सिंपल सर्विसेज ही यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस की। तो ये है इसका पूरा आर्किटेक्चर जो हमने सिंपल एक बनाया हुआ है। ये बेसिकली हमारा जो है कोई सैम्पल प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मोतीराम भाई काम कर रहे हैं, तो ये वो प्रोजेक्ट है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें को एक्सप्लोर भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ें को हमने यूज़ भी किया है। तो ये बेसिकली इसका पूरा डिज़ाइन एक तरह का था कि किस तरह प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, किस तरह बना हुआ है। तो इसके अलावा इसके अंदर ब्लेजर सर्वर के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो एक तो ये कि इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी शार्प ही क्लाइंट साइड पे यूज़ करें हम लोग, क्योंकि या सर्वर साइड पे तो सी शार्प ही यूज़ हो रही है। क्लाइंट साइड की बात अगर मैं करें तो हम लोग सी शार्प तो यूज़ करते ही हैं इसके अंदर, मगर कोई ऐसा केस आ जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी लाइब्रेरीज जो हमें यूज़ करनी है और वो हम करना चाह रहे हैं सी शार्प से जो काम नहीं हो सकता किसी लाइब्रेरी, जिस तरह के कोई जेएस हम लोडर वगैरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि कस्टम बनाएं, बनी बनाए हम उनको यूज़ कर लें।
तो उनके लिए हम क्या अगर कुछ या इसके अलावा कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है जो हम लोग जावास्क्रिप्ट को किसी फंक्शन को या किसी जावास्क्रिप्ट पे किसी हमारे पास जो भी काम है उसको हम अचीव करना चाहते हैं तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसमें इन्होंने बहुत आसान तरीके से हमें बता दिया है कि किस तरह से हम लोग जो है ना एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन अपने पास यूज कर सकते हैं। तो ये है कि इसके अंदर अगर एक तो इसके अंदर ये फायदा है कि जावास्क्रिप्ट से हम लोग सी शार्प के अंदर भी आ सकते हैं और सी शार्प से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जा सकते हैं। मतलब डिपेंडेंसी किसी इसमें डिपेंडेंसी नहीं है कि किसी जगह पे ऐसा हो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट की किसी फाइल में हम लोग खड़े हुए हैं तो हमने वहां से बस हम लोग अब बाहर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। मतलब जावास्क्रिप्ट से हम लोग रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं जो कि हमारे पास सी शार्प कोई मेथड है वो उसको हैंडल करे। तो ये उन्होंने इसमें एक तरीका बताया हुआ है कि हम लोग ये सी शार्प हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल है उसके अंदर हम लोग ये लिखते हैं कोड, हम लोगों ने लिखते हैं कि डॉटेड इन्वोक मेथड है यहाँ पे कि ये असेंबली वो है जिस असेंबली के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं या जिस असेंबली में हमारे पास जो फंक्शन जो ये बेसिकली इसको डिफाइन ये कर रहा है कि हम लोग जो जावास्क्रिप्ट में किसी फाइल में है और जावास्क्रिप्ट से हम लोग सी शार्प के कोई स्टैटिक फंक्शन है जो कि हमने सी शार्प पे लिखा हुआ है रेजर किसी कंपोनेंट पे या रेजर के किसी पेज पे उस पर हम लोग जाना चाह रहे हैं। तो ये वो बेसिकली जगह है। अब ये इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट हमने लिखी हुई है इसकी। हम लोग अमेजोन AWS की हम लोग एक S3 बकेट यूज कर रहे हैं। तो S3 से हम लोग बेसिकली कुछ हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे थे यहाँ पे जो हमें अपने पास S3 का जो रिस्पॉन्स S3 हम लोग का जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है क्लाइंट साइड का वो चाहते हैं हम लोग अपने पास किसी फंक्शन के अंदर हम लोग सी शार्प के पे भेजें। तो वो हम लोगों ने देखें ये एक जावास्क्रिप्ट की हमें S3 अपलोड के फाइल केस के अंदर मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ पे एक फंक्शन है बेसिकली, इसका नाम हमारे ने बता दिया कि अपडेट फाइल स्टेटस की कोई भी फंक्शन है। अब इसके अंदर जो भी मेरा काम होगा, जो भी मैंने जिस काम में कुछ में करवाना था वो काम मैंने करवा लिया यहाँ पे। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी इसका रिस्पॉन्स है ना या जो भी इसका रिस्पॉन्स आया इस पर्टिकुलर फंक्शन का तो वो मैं अपने पास किसी सी शार्प के स्टैटिक मेथड पे भेज दूँ। तो मेरे पास ये न्यूजीनिया डॉट वेब करके एक मेरे पास ये है प्रोजेक्ट है जो बेसिकली जो वेब का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है किसी इधर पेज के अंदर। तो ये फंक्शन जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है। तो उस फंक्शन पे बेसिकली ये क्या करता है कि रिस्पॉन्स जो होता है मेरे पास वहाँ पे ये भेज देगा। तो किस तरह से वो भेजता है और किस तरह से हम लोग उसको गेट करेंगे ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखें कि ये बेसिकली मैंने यहाँ पे एक हेडर एक तरह कमेंट्स भी डाले हुए हैं, रिसीव जावास्क्रिप्ट कॉल बैक। तो ये एक हम लोग इस तरह का एक तरह का एट्रीब्यूट यूज करते हैं यहाँ पे जेएस इन्वोकेबल। अब ये बेसिकली पोस्ट की मैं वहां से डेटा पोस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि भाई ये मेरे पास पोस्ट की फंक्शन है। तो इसके अंदर मेरे पास ये मैंने बता दिया कि भाई कुछ डेटा आएगा इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग होगा। तो ये जब वहां से मेरे पास कॉल बैक आएगी तो मेरे पास ये सी शार्प के रेजर कंपोनेंट में आएगी। तो इस तरह से जो है मैं यूज कर रहा होता हूँ यहाँ पे। तो वो इजली मतलब मैं जावास्क्रिप्ट टू सी शार्प कर सकता हूँ। अब ऐसे ही मुझे कुछ अगर क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई सी शार्प के थ्रू मैं क्या करूँ जावास्क्रिप्ट के किसी जेएस फाइल के किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे कॉल करूँ तो वो भी मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ। वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी मुझे जिस तरह के मैं हमने बताया हुआ है कि यहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ तो उसी तरह से बिल्कुल मैं अपने पास उसको अपडेट भी कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम एक जगह कर रहे हैं। ये देखें जैसे कि सिंपल सी ये एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा JS ये अगर जब हम लोग सी शार्प से जावास्क्रिप्ट पे फाइल पे कोई बेसिकली हम लोग कोई हमें फंक्शन कॉल कराना होता है तो बेसिकली एक हमारे पास यहाँ पे एक ASP.NET कोर ब्लेजर का हमारे पास एक बेसिकली एक हमारे पास नेम स्पेस होती है यहाँ पे, इसके नाम है JS रन टाइम। जेएस रन टाइम बेसिकली क्या करती है जितनी भी जावास्क्रिप्ट की जितने भी हमें काम कराने टास्क भी परफॉर्म कराना है तो ये बेसिकली उन सब के लिए जैसा हमारे पास एक हेल्पर या एज अ ब्रिज हमारे पास ये ब्रिज एक तरह का प्रोवाइड करती है। हम जस्ट क्या करते हैं इसको बताते हैं कि एक फाइल है हमारे पास का नाम है ये रिसेट फाइल इनपुट। तो ये क्या करेगी जाके बस ये इस जगह जाएगी और जो भी फंक्शन हमारे पास कॉल हो रहा है वहाँ पे
उस जगह जाके हमारे पास ये उसको अपडेट कर देगी। तो अपडेट जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये इन्वोक वॉइड स्ट्रिंग का हम लोग एक यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया हुआ है कि भाई रीसेट फाइल इनपुट का एक फंक्शन है। तो वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखें जैसे कि हमने यहाँ बताया हुआ है रीसेट फाइल इनपुट। अब ये जो है, अब एक फाइल है, फाइल का इनपुट है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक फाइल के इनपुट को खाली करवा रहे हैं कोई काम कराने के बाद। तो वो हम लोग यहाँ पे किसी सी शार्प के थ्रू अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसलिए इसको यूज करा कि सी शार्प के थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट पे कॉल लगाते हैं, और जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोग इजीली जो है इसको अपने पास किसी भी इनपुट को यहाँ हम लोग खाली करा रहे हैं। तो इस तरह से भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ये भी इसका बहुत एक अच्छा फायदा है। तो ये इसमें हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हमारे पास यही थी, तो जो मैंने आपको बताई, जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको पहले, मैंने स्क्रीन पेज आगे आने से पहले आपको मैंने वो बता दिया कि जो चीज़ हम करा रहे थे। तो इसी तरह से इसमें एग्जाम्पल भी मैंने एक शेयर करी हुई है कि ये हमारे पास कुछ नेम स्पेस हैं JS रन टाइम की, किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो कुछ हमें डेटा ऐसा भी होता है कि जैसे कि अब नजर आ रहा है कि हमें जावा स्क्रिप्ट से हमने कॉल लगाई यहाँ पे गेट पेज डेटा पेज टाइटल के नाम से। अब ये फंक्शन है बेसिकली जो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल जो भी हमारे पास पेज करंट पेज खुला हुआ है उसका टाइटल जो है रिटर्न कर रहा है। अब वो हम लोग क्या करेंगे करते हैं इसके अंदर, सिंपल सा एक वो है कि हम लोग बता देते हैं जिस टाइप का हमारा डेटा रिटर्न हो रहा है उस टाइप का हम लोग सी शार्प के अंदर जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो हम लोग डिफाइन कर देते हैं, और इसके अंदर ये हमारे पास जो भी डेटा हमने वहाँ से रिटर्न करा होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो यहाँ पे हमारे पास इजीली हमारे पास गेट हो जाता है। तो ये हमारे पास ऐसा भी इसमें कोई ब्रेक नहीं है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरह से भी यूज नहीं कर सकते। तो ये भी ब्लेजर ने बहुत अच्छी वो दी है हमें, ब्लेजर सर्वर ने, कि हम लोग जावास्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं इसमें। किसी किस्म की हमारे पास ब्लॉकेज या लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ सी शार्प यूज करें हम लोग। तो ये हमारे पास आज का जो सेशन था उसमें हमारे पास ये चीज़ें थी। तो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इसके ये कि क्या क्या चीज़ें इसमें बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि जो ये हमें जो नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले करते हुए हमें जो जरूरत पड़ती है। इसके में हम लोग इसी तरह से कोई हम लोग चाहते हैं कि अलर्ट वगैरह भी, अलर्ट कोई डेटा सेव कराना है वो अलर्ट दिखाना है, तो वो भी इसी तरह से हम लोग अलर्ट भी शो करा सकते हैं। तो ये था, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर